संजना जी, स्वागत है आपका। कैसे? धन्यवाद, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो आपका सफर रहा है, आपने समाज सेवा को एक माध्यम बनाया, या हम कहें कि आपका ध्येय है समाज सेवा, उसके दौरान आप समाज सेवा में लगी रही। उससे पहले आपने एलएलएम की पढ़ाई भी की और कुछ अधिकार आपने दिलवाए हैं अपनी पढ़ाई के बदौलत आम जनता को, वो थोड़ा सा बताएं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही मैंने अपने बुजुर्गों को, अपने पिताजी को देखा है जन सेवा करते हुए, तो फिर जीवन का मकसद वही माना है। स्कूल में ही अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित होकर ये निर्णय लिया था कि वकालत की पढ़ाई करूंगी। और एलएलबी करने के बाद जब पता चला कि हमारे जितने रिफॉर्मर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया है, संविधान दिया है, वो वकील थे और उन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई करी थी। इसीलिए इसी सोच के साथ लंदन गई थी कि जैसे वो हमारे देश में क्रांति लाए थे, वो जो क्रांति है, वो जो हक उन्होंने हमें 77-78 साल पहले दिलाए थे, वो मैं लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगी। मैंने अपना कर्तव्य समझा था। इसीलिए समाज सेवा कॉलेज टाइम से ही शिक्षा के दम पर जनहित याचिकाएं लगाकर मैंने शुरू कर दी थी। जब मेरी इधर शादी हुई, बहुत से धरनों पे जाना हुआ और उन धरनों की मैं गिनती भूल चुकी हूँ, क्योंकि लोग इतने मजबूर थे, इतने ज्यादा परेशान थे प्रशासन से, अधिकारियों से, कि उनके जो हक हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था। तब मैंने ये निर्णय लिया था कि अगर मुझे काम करना है, अगर मुझे जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, तो एक अच्छा समाज सेवक ही अच्छा राजनेता बन सकता है। इसलिए राजनीति को समाज सेवा की सीढ़ी माना है। अब तक आप बरवाला हल्के का, मेरे ख्याल में जहां तक हमारे पास जो रिपोर्ट है, आप 2-3 बार घूम चुके हैं पूरा बरवाला हल्का। मुख्य मुद्दे क्या हैं, मुख्य समस्याएं क्या हैं, और आपका रोड मैप क्या है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए? अगर 2-3 बार की बात करें तो मैं 12 से 14 घंटे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हूँ और पिछले 3 साल से मेरी यही प्रतिक्रिया चल रही है। और आगे का रोड मैप यही है कि इतने टाइम जो मैंने लोगों के साथ, क्योंकि मेरी शादी को इतना टाइम हुआ है इधर, इससे पहले मैं अपने पियर में थी, तो यही मेरी रणनीति है कि लोगों के साथ, उनके बीच जितने उनकी समस्याएं हैं, सुख दुख हैं, वो जान के, समझ के हमने एक रोड मैप, एक रणनीति डिसाइड करी है, जो कि हम 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में शंखनाद रैली के दौरान सबसे साझा करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और आगे बढ़ने की जो कार्रवाई है हमारी, वो स्टार्ट करेंगे। आपने कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई भी किया है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास करेगी और आपको टिकट देगी? यदि टिकट नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर ये बात देखें कि मेरी विचारधारा किससे मिलती है, मेरी विचारधारा कांग्रेस से इसलिए मिलती है क्योंकि स्वतंत्रता के टाइम पे जो मेरे प्रेरणा सूत्र रहे हैं, हमारे जो रिफॉर्मर्स, वो सभी उस पार्टी के थे। और सभी को साथ लेकर चलना, सभी समाजों को साथ लेकर चलना, सभी के हित में जो कार्य है वो करना। तो इसीलिए मैंने अपने बुजुर्गों के कहने पे इस पार्टी का फॉर्म भरा है। और आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि अगर जनता मेरे साथ है तो पार्टी का टैग हो। मैं इसको किसी घमंड के साथ नहीं कह रही, ये मैं इस चीज को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर किसी ने मुझ पे विश्वास किया, अगर मेरे जो बरवाला क्षेत्रवासी, उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहती और 100% चुनाव लड़ूंगी। 100% चुनाव लड़ेंगी, चुनावी क्षेत्र, चुनावी रण में आप उतरेंगी, 100, चाहे कोई पार्टी टिकट दे या ना? जी। तो जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि चुनावी रण क्षेत्र में आप उतरेंगी, क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रही हैं, या क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा 2 रीजनल पार्टीज भी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन भी हुआ है, और चौथी पार्टी है जननायक जनता पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी है, बड़े बड़े नेता हैं। हालांकि बरवाला का इतिहास रहा है, अभी तक चुनावी इतिहास यही रहा है कि हर बार नया एमएलए बनता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जनता आप पर विश्वास करेगी इतनी बड़े पार्टी के कैंडिडेट्स होते हुए भी? जी, मेरा मानना ये है कि पार्टी, विनिंग पार्टी के कैंडिडेट्स बना के भी जनता ने देख लिया है, जो विरोधी पार्टियां उनको भी देख चुके हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनें जो हमारे लिए काम करेगा, जो योजनाएं दिल्ली में बन रही हैं, चंडीगढ़ में बन रही है, वो हमारे तक पहुंचाएगा, धरातल में पहुंचाएगा। इसीलिए मैंने ये कोशिश ही नहीं करी कि मैं पार्टियों के पीछे भागूं। मैंने यही कोशिश रखी, जिसके लिए काम करना है, जिनके लिए काम करना है, जो काम करना है वो उन्हीं के समर्थन से हो सकता है। तो फिर मेरा अगर राजनीतिक कोई लालच होता तो फिर मैं भी और लोगों की तरह कर रही होती, लेकिन मेरा जो मकसद है वो जनसेवा है और जनसेवा के लिए जनता का साथ जरूर। दिन की शुरुआत कितने बजे करती हैं और दिन का जो एंड होता है, समापन होता है,
कंक्लूजन कितने बजे करते हैं? ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर रही। अगर मैं जनता के साथ हूँ तो अगर मेरे को 5 बजे सुबह 5 बजे याद किया जाता है, मैं 5 बजे पहुंचती हूँ। अगर रात में घर घुसते हुए 2-3 बज जाए तो हम वो भी करते हैं। लगातार लगे हुए हैं। लगातार क्या लगे हुए हैं। आपको क्या ये कारण लगता है कि आज देश को आजाद हुए अभी 78 साल हो गए हैं, लेकिन चाहे बरवाला हल्का हो, चाहे कोई भी हल्का हो, चाहे कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, आज वो बुनियादी सुविधाएं विधायक या एमपी या राज्यसभा एमपी लोकसभा एमपी नहीं पहुंचा पाए हैं। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, विकसित देश आज कहाँ पहुंच गए और हम अभी भी उन्हीं बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या इसकी इच्छा शक्ति में कमी लगती है? मुझे लगता है 78 साल पहले, जैसा आपने हमें बताया कि आज़ादी मिली थी और उसके बाद हमें हमारा संविधान मिला था, और संविधान जो ड्राफ्ट किया गया था बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर द्वारा और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा, और उस टाइम पे जो हमारे नेता थे वो सभी लोग पढ़े लिखे थे, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे थे। और उनमें से भी अगर परसेंटेज देखी जाए तो वकीलों की सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वकीलों में कानूनी समझ होती है, उन्हें प्रोसीजर पता होता है, उनको अपने हक अधिकार, भारतीय नागरिकों के जो अधिकार है वो पता होते हैं। तो एक वकील को प्रोसीजर पता होता है, एक वकील को नॉलेज होती है। इसलिए मैंने वकालत की पढ़ाई भी करी थी कि लोगों तक उनके हक किस तरीके से जल्द पहुंचाए जाएं। तो इसी चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हम अगर सरपंची में अगर किसी को वोट देते हैं तो वो 10वीं पास होना चाहिए, और वहीं जब हम क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी को दें तो वो अंगूठा छाप चलेगा, तो फिर हमारे हालात भी उसी हिसाब से होंगे। अगर हम पढ़ा लिखा काबिल प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, अगर हम उन लोगों को चुनेंगे जो जात पात धर्म के नाम पे हम ही को बांट रहे हैं, क्योंकि गांव में तो सभी लोग साथ रह रहे हैं, सभी, अगर हम कोई भी गांव का नाम लेते हैं, सात रोड का ही नाम लेते हैं, तो सात रोड में बहुत सी बिरादरी, बहुत से धर्म के लोग और बहुत सी जातियां रह रही हैं और वो खुशी खुशी रह रही हैं। लेकिन वहीं जब वोट डालने की बात है, उनसे विरोध करवा के जो सिर्फ राजनीतिक अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो लोग फूट डालो और राज करो की नीति कर रहे हैं, तो वो अंग्रेजों से, मतलब वो अंग्रेजों जैसे ही हैं, वो हम पे शासन करना चाहते हैं, वो हम पे तानाशाही करना चाहते हैं। अगर लोगों को ये बात समझ आती है कि हमारे लिए कौन काम करेगा, किसके पास काबिलियत है, किसके पास वो निडरता है, निर्भयता है, जुनून है क्षेत्र को लेकर काम करने का, तो वो सही डिसीजन ही लेंगे। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थी संजना सातरोड, जिन्होंने बड़ी निर्भीकता और निडरता से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और बड़े ही बेबाक अंदाज में वो काम कर रही हैं और समाज के लिए काम कर रही हैं। आने वाले चुनाव के लिए और आपकी जो शंखनाद रैली हो रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो कामयाब हो। धन्यवाद जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने सभी दर्शकों को।